तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक बात तो साफ है कि यहां पर रूस ने भी अपने बहुत से सैनिकों को खोया, तो वहां यूक्रेन ने भी अपने कई सैनिकों की जान। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा पहला सवाल, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ है? नुकसान सबसे ज्यादा उसमें सीधे सीधे यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन का कौन सा ऐसा शहर है जो साबुत बचा हुआ है? यूक्रेन ने क्या पाया? क्या यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल गई? नो। क्या यूक्रेन कुर्स्क के अंदर बना रह सका? नो। तो यूक्रेन को क्या मिला? थोड़ा नुकसान हुआ रशिया को भी, रशिया को नुकसान हुआ, लेकिन उसके मुकाबले यूक्रेन का नुकसान तो मॉन्यूमेंटल है। यूक्रेन तो एक किस्म से लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया है। जिस रोज ओडिशा से ऑपरेशन जाएंगे, यूक्रेन कहीं बाहर पानी के रास्ते जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो यूक्रेन को हुआ। अच्छा, रशिया को भी नुकसान हुआ, लेकिन पुतिन ने अब तक धैर्य से काम। रशिया के अंदर बहुत लोग ये कहने लगे हैं, और एक बार नहीं कई बार, कि पर्ल हार्बर में अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया में हो चुका है। लेकिन पर्ल हार्बर के नुकसान के बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। तो अब वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ताने दे रहे हैं कि अगर स्टालिन रहे होते तो अब पुतिन ने धैर्य से काम लिया, अभी तक अटैक नहीं किया, और मुझे लगता है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे भी नहीं। वैसे भी उन्होंने इसको युद्ध नहीं कहा, इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। उन्होंने रिहायशी इलाकों में भी अटैक नहीं किए। उन्होंने उनके एनर्जी स्ट्रक्चर के ऊपर, या उनके एयर बेसिस के ऊपर, या उनके रडार्स पे, सर्विलेंस सिस्टम पे, ठिकानों पे, या उन बिल्डिंग्स में जिसमें यूक्रेन ने अपने लॉन्च पैड किए हुए थे, स्ट्रेंजर या जेवलिन मिसाइल तैनात की हुई थी, वहां पर अटैक किए पूरे 3 साल के दौरान। यानी पुतिन ने इस धैर्य को कायम रखा। और अब जो ये कहा जा रहा है, और ये सोच के देख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि हमने नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिकों को मार दिया। 10,000 सैनिक, उसके सैनिक गए कितने थे वहां? 10,000 ही गए थे। अगर 10 के 10,000 को मार दिया तो फिर वहां बचा क्या नॉर्थ कोरिया का? लेकिन नॉर्थ कोरिया के सैनिक अभी भी वहां 8-9 हजार की तादाद में मौजूद है। इसका मतलब कि यूक्रेन जो सैनिकों को मारने का दावा करता है, उसको पहले ही 90% हटा दिया जाए। उसके हिसाब से तो पुतिन अब तक 20 बार मर गए होते, क्योंकि वो कभी बोलते थे, वेस्टर्न मीडिया बोलता था कि उनको पैरालिसिस है, कभी उनको पार्किंसन डिसीज है, कभी वो सोच नहीं सकते हैं, वो मरने वाले हैं। तो ये इस किस्म की ये इंफॉर्मेशन मीडिया है, तो उनकी दिए हुए आंकड़ों के ऊपर हम यकीन नहीं करते। यानी अब कि सर, मगर अगर ये जमीनी जो हकीकत की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर यूक्रेन को हो रहा है। जी जी, दोबारा बोलिए। अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को हो रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यूक्रेन हो चुका है और हो रहा है। यूक्रेन को हो रहा है। और अब वो कुर्स्क, जिसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि हम अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेबल पर बैठना पड़ता है तो हम कहेंगे कि हम कुर्स्क को खाली कर देंगे, लिहाजा रशिया को कहो कि वो यूक्रेन में जो क्षेत्र उसने 1/4 जीत लिया है उसे वापस कर दे। लेकिन अब वो बात भी खत्म हो गई, क्योंकि कुर्स्क में इसने क्या कोशिश की, यूक्रेन ने कुर्स्क में अचानक 3 दिशाओं से अटैक किया। ये 6 जनवरी की बात है, और वो 3 दिशाओं के अटैक में, लेकिन वो अटैक था क्या? या तो प्लाटून साइज का या कंपनी साइज का। लिहाजा वो अटैक जो है वो रिपेल कर दिए गए, वो नाकाम साबित हो गए। और उधर रशिया ने क्या किया? रशिया ने एक तो इसमें 6 फोर्सेज को भेज दिया, जो बहुत ही खतरनाक फोर्सेज माने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के
रूस भी उनके साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस को देखने वाले जनरल को कुर्स्क में भेज दिया और वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। पहले उन्होंने फ्रंट लाइन पे नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को रखा था, लेकिन वो कुछ ठीक काम नहीं कर पाए, तो उन्हें पीछे करके अपने बहुत ही प्रशिक्षित सैनिकों को आगे रखा और नतीजा ये हुआ कि 5 महीने से चल रही लड़ाई 12 घंटे के अंदर खत्म हो गई। कुर्स्क शहर से यूक्रेन सैनिकों को या तो भागना पड़ा या सरेंडर करना पड़ा या मरना पड़ा। यही सिचुएशन है। और अब जो कुछ बचा कुचा क्षेत्र है वो अगले कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो जेलेंस्की ने सोचा था कि मैं कुर्स्क की लड़ाई में रूस की फौजों को अपने साथ एंटेंगल कर लूंगा ताकि रूस की फौज ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर ना जा सके, लेकिन रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी इतनी बढ़त हासिल की जो उसने पिछले 2.5 साल में नहीं की थी। यानी कि अब उसने कुराखोव, अब जो कुराखोव एक मामूली शहर नहीं है, कुराखोव दरअसल में ऐसा है कि कुराखोव एक इंडस्ट्रियल हब है, एक रेल हब है, एक रोड हब है, सप्लाई का सेंटर है, साउथ ऑफ पोक्रोवस्क है। पोक्रोवस्क से अब रशियन आर्मी केवल 5 या 6 किलोमीटर दूर रह गई है। यानी कि ये कुराखोव के पास आने के बाद अब दक्षिण यूक्रेन से मिलने का रास्ता साफ हो गया है और अब तक जो स्पीड थी एडवांस की, अब वो स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था वो ये था। तो कुराखोव को जीतना कोई छोटी बात नहीं है, कुराखोव को उसने जीत लिया। तो हम ये कैसे कहते कि साहब रशिया को ज्यादा नुकसान हुआ है? हाँ, रशिया को बहुत नुकसान हुआ है कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक सुपर पावर है, लेकिन उसका धैर्य देखिए। मैंने आपको एग्जांपल दी कि पर्ल हार्बर का था, पर्ल हार्बर का नुकसान के बाद अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिया। क्या अब इसी लॉजिक के ऊपर वो रशिया के खिलाफ कुछ कह पाएंगे अगर रशिया टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है? और अब स्थिति यह है कि रशिया ने केवल यूक्रेन के साथ नहीं दी, अब तो रशिया ने आर्कटिक ओशन के अंदर भी, बाल्टिक सी के अंदर भी, ब्लैक सी के अंदर भी बाकायदा अपने फोर्सेस तैनात कर दिए हैं। कैलिनिनग्रेड के अंदर इतनी मिसाइल्स और इतने वेपन्स डिप्लॉयड हैं कि वो बाल्टिक सी के अंदर सारे यूरोपियन कंट्रीज की जो केबल लाइंस हैं, यानी कि डेटा लाइंस, गैस लाइंस, ऑयल लाइंस, उनको काट सकते हैं। तो लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास का इस्तेमाल ही नहीं किया। जी, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है यूक्रेन के पास जो ट्रेम्पेटा मिसाइल है जिसका किलोमीटर 145 है, जिसकी रेंज की अगर हम बात करें, लेकिन अगर वो अपग्रेड हो जाती है तो उसकी जो किलोमीटर रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो क्या आने वाले समय में यूक्रेन मजबूत स्थिति में पाया जा सकता है? देखिए, ट्रेम्पेटा ये एक उसने मिसाइल तैयार की है। पहले तो इसकी मारक क्षमता जब पता लगेगा जब इसको टेस्ट कर लेंगे। पता नहीं ये कब बनेगी, कब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगे, कब इसका रेंज 650 किलोमीटर हो भी गया तो आप ये देखिए, उसने अगर अपनी ऑर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल, जिसका एक ट्रेलर उसने नीप्रो शहर में दिखा दिया है, अगर उसका इस्तेमाल किया तो वो मिसाइल जो जिस जगह गिरती है वहां 4000 सेंट का टेम्परेचर पैदा करती है। लोहा 1500 डिग्री में पिघल जाता है। तो 4000 का मतलब ये हुआ कि जहां पड़ेगी उस एरिया में हर चीज भाप बन जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी। और पुतिन ने बाकायदा एक चैलेंज दिया। उन्होंने चैलेंज दिया कि मैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, पूरे पश्चिमी देशों को चैलेंज करता हूं कि वो कीव के अंदर अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए, वहां पे ऑर्शनिक मिसाइल से हमला करता हूं, उसे रोक के दिखा दे। यानी कि अगर ऑर्शनिक मिसाइल को नहीं रोका जा सकता तो आप इमेजिन कीजिए। और आप ये क्यों भूल रहे हैं, रशिया ने S-500 भी बनाया है और तैनात भी कर दिया है। रशिया ने स्काई फॉल सैटेलाइट भी तैयार किया है। स्काई फॉल ऐसा सैटेलाइट है कि जो दूसरे सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में तबाह कर सकता है। वो थोड़ा सा ऊपर के ऑर्बिट में है। अगर सारे सैटेलाइट निष्क्रिय हो गए तो सारे देशों के अंदर काम होना ही बंद हो जाएगा। फिर सारी चीजें सैटेलाइट से चलती हैं, चाहे उनका मूवमेंट हो, चाहे जीपीएस सिस्टम हो, चाहे उनके व्हीकल्स हो, तो वो उसको तबाह कर सकता है। और S-500 ऐसा सिस्टम है कि जो स्पेस तक मार
फायर कर सकता है, जी। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को तो छोड़िए, लेकिन रूस ने इनका इस्तेमाल किया कहाँ है अभी तक? उसके जो अपने सरमट मिसाइल जिसका रेंज 18,000 किलोमीटर, इसका कोई पैरेलल है ही नहीं, और इसके अंदर 12 हेड है और 12 अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे अटैक कर सकती है ये सरमट मिसाइल, जिसको शैतान बोलता है अमेरिका। ऐसे ही यार्स मिसाइल है, एवन ग्रेड मिसाइल है, उन्होंने तो इन मिसाइल्स का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, और फाइनली रूस के पास डेड हैंड भी है। सर डेड हैंड का भविष्य मतलब जी 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 सर भविष्य में क्या होगा इसका आंकलन लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। जिस तरह देख रहे हैं, जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। अगर रूस की यहाँ पर ताकत की बात की जाती है तो पूरी दुनिया वाकिफ है रूस की ताकत को लेकर। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, जब युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन भी रूस की ताकत अच्छी तरीके से जानता था, बावजूद उसके युद्ध आगे बढ़ा। लेकिन इस युद्ध को रोका भी जा सकता था अगर यूक्रेन चाहता, तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। जी, ये तो सोचना ही गलत है कि ये युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में है। दरअसल में अब खुलासा हुआ है, और खुद अमेरिका ने खुलासा किया है कि युद्ध तो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, लेकिन 2021 से ही अमेरिका ने हथियार देने शुरू कर दिए थे यूक्रेन को। और यही अगेंस्ट था रशिया, वो कहता था कि मेरे बॉर्डर के ऊपर अमेरिका के हथियार डिप्लॉय नहीं होने चाहिए। उसने उसके लिए बहुत वार्निंग दी और वो युद्ध शुरू किया। तो ये युद्ध और जेलेंस्की शुरू के 2 महीने के बाद ही कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अमेरिका नहीं माना। यानी ये युद्ध असलियत में अमेरिका और नेटो कंट्रीज का था, यानी कि 32 कंट्रीज मिलकर लगातार 3 साल से रशिया से लड़ रही थी और लड़ रही हैं, और अभी भी। अब देखिए फ्रांस के जो मैक्रोन है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अब हम अमेरिका के ऊपर और नेटो देशों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक मिलिट्री कोalition बनाना चाहिए, और हमें अपनी फौजों को बाकायदा यूक्रेनी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। कि आप इसे कैसे कहेंगे कि ये खाली यूक्रेन का युद्ध है? ये युद्ध तो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज का रशिया के साथ था। जो इसमें जो भी पेशेंस दिखाया है वो उसने दिखाया है। अब एक बात ये आती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने जब न्यूक्लियर अटैक किया तब उसने ये कह के किया था कि वार बहुत लंबा खिंच गया है, मैं इसे खत्म करने न्यूक्लियर अटैक किया। अब अगर मान लीजिए रशिया कर दे, हालांकि रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर चेंज कर लिया है, और उस चेंज में तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं कन्वेंशनल वेपन वाली कंट्री पर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूँ अगर कन्वेंशनल वेपन वाली कंट्री को मदद देने वाली न्यूक्लियर कंट्री हो, यानी कि यूक्रेन कन्वेंशनल और अमेरिका न्यूक्लियर। तो रशिया भी ये कह सकता है मैंने इसलिए न्यूक्लियर अटैक किया। लॉजिक में कहाँ फर्क है? कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया, और अभी भी वो नहीं कर रहा। अभी भी उसने कहा कि मैं आर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल करूंगा। न्यूक्लियर का तो इट इज ए डेटरेंस, इट इज ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल कहीं भी हुआ, रशिया ने भी किया, तो फिर इट इज ए चेन रिएक्शन, उसमें बचता कोई नहीं है। जी सर, क्योंकि यहाँ पर हर कोई युद्ध की बातें कर रहा है, हथियारों की बात कर रहा है, मिसाइल की बात कर रहा है, लेकिन एक सवाल जो कि मेरे मन में बहुत समय से था, शांति कैसे स्थापित हो सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि अब शांति स्थापित होगी, क्योंकि न केवल यूक्रेन और रूस बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थापित हो सकती है, कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। जब द्वितीय महायुद्ध खत्म हुआ उस समय स्टालिन ने, रूजवेल्ट ने, चर्चिल ने, इन तीनों ने मिलकर कहा कि जो यूनाइटेड नेशन बन रहा है इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होंगे जिनके पास वीटो पावर होगी। उस समय हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के आसपास की कंट्रीज का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। उन्होंने कहा कि सर ये वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 10 साल के अंदर
वीटो पावर की समीक्षा कर ली जाए। अगर ना हुई तो 10वें साल में इसको सिंपल मेजोरिटी से समीक्षा की जा सकती है। उनकी बात लिख ली गई यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109 में यह लिख लिया गया कि 10 साल बाद वीटो पावर की समीक्षा की जाएगी। वो नहीं हुई। इसका मतलब वीटो पावर खत्म हो गई थी 1955 में। अगर अब हिंदुस्तान इसकी पहल करे कि हमको नहीं चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वीटो पावर खत्म हो, क्योंकि दुनिया की सारी मुसीबतें वीटो पावर की वजह से हैं। अगर अमेरिका सीज फायर का प्रस्ताव लाता है इजराइल और हमास के वार में तो रशिया वीटो कर देता है, और रशिया कोई प्रस्ताव लाता है तो अमेरिका कर देता है, और किसी आतंकी को अगर हम पकड़ने की बात करते हैं तो चाइना वीटो कर देता है। ये वीटो पावर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। यूएन इसलिए बना था कि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी कायम की जाए। अगर इसलिए बना था तो अब उस वीटो पावर को खत्म करो जिसका प्रोविजन उसमें है भी, और उसकी चूंकि हमारा था डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार, लिहाजा अब ये पॉइंट हिंदुस्तान को उठाना चाहिए। लेकिन मैं सर आपके अगर माध्यम से सालों आप की सब बात करें दर्शकों तो को जो वीटो, देख रहे हैं उनको ये बात बता रहा हूँ, और जो कुछ मैंने कहा है इसे इंटरनेट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सर वीटो पावर की क्योंकि यहाँ पर आपने बात कही है, तो वीटो पावर का पॉजिटिव पॉइंट भी तो रहा होगा ना? पावर का पॉजिटिव पॉइंट रहा होता तो दुनिया का आज ये हाल ना होता। अजरबैजान और आर्मेनिया ना लड़े होते, क्योंकि हर जगह जहां भी लड़ाई होती है वहां सिचुएशन ऐसी बन गई है कि सुपर पावर एक है। कौन है जी? अमेरिका है। दो देश आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, अमेरिका जाके उन्हें समझाता है। अमेरिका के समझाने के बाद उनमें गाली गलौज, लड़ाई शड़ाई, गोली शोली चलनी शुरू होती है, फिर उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके से हम युद्ध देख रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें भारत की भी अहम भूमिका देखी जा रही है। माफ कीजिएगा सर, आपको बीच में रोक रही हूं, समय की कमी है और इसी वजह से आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन देखना होगा रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।